बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट की वो वाहिद टीम बन गई कि जिसने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश किया। जब से साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई 1992 से, उसके बाद से अब तक कोई भी एक ऐसी टीम नहीं थी तो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर साउथ अफ्रीका को जाकर वाइट वॉश वनडे सीरीज में कर दे, और ये कारनामा पाकिस्तान टीम ने अंजाम दिया। इसके साथ साथ एक और भी एक अजीब और ख़राब रिकॉर्ड जो है अब्दुल्ला शफीक ने अपने हिस्से में कर लिया। हमने गुज़िश्ता एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह से जो 17, 18, 19, 20 दिसंबर को जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो है वो सिफर पर आउट हुए, और अब उन्होंने एक साल में 7 मरतबा सिफर पर आउट होगा। पाकिस्तान के सिफर पर आउट होने वाले बैट्समैनों के रिकॉर्ड में मजीद जो है वो एक इजाफा कर दिया। इससे पहले इमरान नज़ीर और मोहम्मद हफीज़ जो है वो 6 मरतबा जो है वो सिफर पर आउट हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी को। साइम अय्यूब मैन ऑफ द सीरीज बनकर सामने आए और सभी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बाबर आजम ने भी जो है वो उनके लिए चीते का खिताब उनको दिया है। बात करेंगे आज साइम अय्यूब के मुस्तकबिल के हवाले से भी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। मेजबान टीम को तीसरे ओडीआई में शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइम अय्यूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को यादगार बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार फतह पर कौमी क्रिकेट टीम को खिराज तहसीन। बतौर टीम हमारा यकीन है कि मेहनत करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ये टीम गेम की बेहतरीन मिसाल है, मोहम्मद रिजवान। साइम अय्यूब ने फिर अपनी क्लास साबित की। जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने पर पाकिस्तान टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। पीसीबी ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अल नहयान की मुलाकात के बाद हुआ। पाकिस्तान और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में होंगे, तर्जुमान पीसीबी। पाकिस्तानी टी20 साइड बेहतर बनाने के लिए फैसला, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक स्ट्राइक फोर्स को ट्रेनिंग देंगे। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जो रूट की वनडे स्क्वाड में वापसी, जॉश बटलर इंग्लैंड की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के हाथों कराची एकेडमी को 3-0 से शिकस्त। नेशनल वॉलीबॉल 22+ विमेन चैंपियनशिप पाक आर्मी ने जीत ली। हसन रजा क्रिकेट एकेडमी ने कराची क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज जीतने पर इवेंट के मेहमान खुसूसी उस्मान खान की टीम को मुबारकबाद। भावलपुर में 32वीं नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर से 500 खिलाड़ी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर की यूएस जूनियर ओपन में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान जूनियर खिलाड़ी मोहम्मद हरमास अली राजा ने यूएस जूनियर ओपन 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया। और श्रीलंका में एशियन कॉम्बैट चैंपियनशिप भारतीय पहलवान को हराने और सोने का तमगा जीतने वाले मानी पहलवान सादिकाबाद पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर शहरियों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। जी नाजरीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस कामयाबी को भरपूर तरीके से पजीराई मिल रही है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी एक ज़बरदस्त एक मुबारकबाद का मैसेज दिया। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। रिजवान कहते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत, पूरी कौम की दुआओं और हमारी तमाम प्लेयर की खास मेहनत से वी मेड हिस्ट्री। ईच एंड एवरी पर्सन चिप्ड इन एंड प्लेड अ रोल इन दिस हिस्टोरिकल सीरीज विन फॉर पाकिस्तान। ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर योर प्रेयर्स एंड सपोर्ट। हम मेहनत करते रहेंगे और आप दुआ करते रहिएगा। ये इनके जो इस ट्वीट का ये लुब्बे-लुबाब है और ये माखिज़ है इनके इस ट्वीट का, जो सोशल मीडिया का सहारा लिया मोहम्मद रिजवान ने अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे मामलात के हवाले से, और यही वजह है कि आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा वसी तजुर्बा है। आजकल बाएं हाथ के बैट्समैन साइम अय्यूब की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और इन्होंने भी बाएं हाथ से बैटिंग के अपने दिलकश स्ट्रोक खेले, अपने बैटिंग के इन्होंने जौहर दिखाए। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बज़रिया वीडियो लिंक का आसिफ मुश्तबा साहब। शो में आसिफ भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली।
आसिफ भाई, सबसे पहले तो आप चूंकि खुद बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और साइम अयूब के बड़े चर्चे हो रहे हैं और साइम अयूब के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को दूसरा सईद अनवर भी मिल गया है, गो कि अभी काफ़ी वक्त है उनको सईद अनवर बनने में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनकी ग्लिम्पसेस इनमें नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली सर आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, आप सईद अनवर के साथ खेले भी हैं, उनके अगेंस्ट भी खेले, कराची की टीम के साथ भी आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर किया है, आपके क्या थॉट्स हैं? जो अभी उसके साइम को जो कंपेयर कर रहे हैं सईद अनवर से, ऑफ कोर्स इज क्वाइट अर्ली है, लेकिन उसने उस तरफ सईद अनवर की क्वालिटी की तरफ चलना शुरू कर दिया जो उसने परफॉर्मेंस दी है। अगर वो इसी तरह परफॉर्मेंस करता रहा, इसी तरह शॉट्स वो खेलता रहा और किसी किस्म की उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने शॉट्स के ऊपर, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सईद अनवर की तरह परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए करने काबिल रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किन वजूहात की बुनियाद पे उनको सईद अनवर से मिलाया जा रहा है? क्योंकि ठीक है अभी आजकल जिस तरह क्रिकेट चल रही है, 1 या 2 सेंचुरी पे क्या सईद अनवर जो बड़े बड़े स्कोर करने के आदी थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स करते थे, क्या आप समझते हैं कि रिजेम्बलेंस देना सही है? नहीं, तो अब क्योंकि जब स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली जो आप सईद अनवर का पूरा करियर लोगों ने देखा है, तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करने के बाद साइम के बारे में वैसी बातें कर रहे हैं, तो वो यही देखने के अगर वो इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है सईद अनवर से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसमें एक अदर क्वालिटी ये है कि वो फील्डर भी अच्छा है और साथ उसने बॉलिंग को भी एक एडवांटेज मिल गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो कि बहुत ही खुशआइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह हमारे के बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि अगर कबीर खान आ जाते हैं तो हम कहते थे कि वसीम अकरम मिल गया, अगर बासित अली आ जाते हैं तो कहते हैं हमें जावेद मियादाद मिल गया, मुश्ताक अहमद हमें मिल जाते हैं तो कहते थे हमें अब्दुल कादिर मिल गया, हमें जो है वो अगर मंजूर इलाही मिल जाते हैं तो जी पाकिस्तानी इयन बोथम मिल गया। ये टू अर्ली नहीं होगा कि प्रेशर नहीं डालेगा इस चीज़ का नौजवान साइम के ऊपर जिनकी अभी इतनी एज भी नहीं है कि उनको सईद अनवर से मुसलसल जो है वो मुमासलत दी जा रही है? ये तो फिर बेचारा उसका तो नहीं पॉसिबल कोई कॉम लोग या जो भी मीडिया या जो दूसरे लोग हैं या फैंस है उसको सईद अनवर के साथ मिला ले। अब ये काम है जो हमारी जो थिंक टैंक है, जो मेंटोर है, उनको इस चीज के बारे में उसको बताया जाए साइम के भाई जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं आप सुने उसको जरूर, लेकिन अपने मेहनत अपनी परफॉर्मेंस पे कायम दायम रहे, अपने डिसिप्लिन एटीट्यूड और एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सही रखें, और जो आपके पास इतनी आपको मशहूरी या आपको अपने फेमस कर रहे हैं तो उसको अपने दिमाग में ना चाहिए, जो कि हमारा एक्चुअली ये प्रॉब्लम रहा है जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं। तो समटाइम मैं एक करता हूँ समटाइम्स कि वो उस चीज को नहीं कोप कर पाए और जिसकी वजह से उनको बाद में वो जिस नामों से उनको जिन प्लेयर से मिलाया जाता वो नहीं हो सके। तो यहाँ मेंटोरशिप जो आपने इतने मेंटोर रखे उनका काम है कि उसको बिल्कुल मेंटली तौर पे उसको बिल्कुल रिलैक्स रखें और उसको ये पावर कराएं कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे जो ध्यान देता रहे। बाकी चीजें तो ये फैंस बेस्ट जो है या मीडिया है वो आपके बारे में बात करते रहेंगे, मेन चीज उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते रहे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी जब आपके साथ मैं सवाल कर रहा था उस वक्त मेरे जहन में आया कि आप विनोद कांबली के खिलाफ काफी खेले भी हैं। इस वक्त सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने जब अपना कैरियर साथ साथ शुरू किया था तो लोग इनको ज्यादा टैलेंटेड कहते थे एज कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर, लेकिन वो शोहरत को उस फेम को वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर सके। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनकी जराए से बात हुई, हमारे सोर्सेज से बात हुई, उनकी तबीयत के बारे में भी मैंने अपडेट लिया तो ये पता चला कि माशाल्लाह अब वो रूबे सेहत हैं और इस किस्म की जो र्यूमर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जी स्पोर्ट्स को ये एजाज हासिल है कि अब ये बात जो है वो अपने नाज़रीन तक बांगे दहल पूरी सच्चाई के साथ पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे विनोद कांबली के हवाले से उनमें कोई सदाकत नहीं है और वो बिल्कुल जो है वो रूबे सेहत हैं और बेहतरी की जानिब गामजन है। सर इसमें क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहें क्योंकि आप खुद भी काफी खेले उनके साथ। नहीं, इस वक्त बड़ी अच्छी बात है कि विनोद जो है इस वक्त उसकी सेहत अच्छी है, जो पास में उसको मुश्किलात रही हैं तो उससे ओवरकम कर गया है। तो बड़े खुशहाल बात है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर जिसके साथ हम अगेंस्ट खेले हैं तो वो उसको जो है उसकी सेहत अच्छी है, अपने जो लाइफ की तरफ वापस आ रहा है वो। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आसिफ मुस्तफा साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है बल्कि साथ साथ ऐसे फैक्ट्स एंड स्टैट्स लेकर आता है कि जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुने हो या आपके लिए बिल्कुल ही नए हों। लेकिन आसिफ मुस्तफा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी और साइम अयूब के दरमियान क्या मुमासलत है ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि आसिफ मुस्तफा साहब और साइम अय्यूब के दरमियान क्या मुमासलत है। इससे पहले कि ये मैं बताऊं, जरा पहले मैं आसिफ भाई से पूछता हूं, क्या इनके जहन में कोई ऐसी मुमासलत है मां सिवाय इसके कि दोनों का ताल्लुक कराची से है, दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और दोनों ही बॉलिंग भी कर लेते हैं। आसिफ भाई, इसके अलावा आपके जहन में कोई और मुमासलत है अपनी और साइम अय्यूब के साथ? नहीं, ऐसी तो मुझे आप बताएं। मुझे तो जहन में ऐसी बात नहीं आती कोई मुबासलत, क्योंकि काफी टाइम के बाद हमें एक बहुत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है मिला, जो ऐसे जगह पे जाके ऐसी मुश्किल कंडीशन पे जाके मुश्किल होता है करना, वहाँ पर उसने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात है और हम सोचते हैं कि ये हमें आगे लेके पाकिस्तान की कामयाबी के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है जनाब, हम बताते हैं कि आपको कि आसिफ मुस्तफा साहब और साइम अय्यूब के दरमियान क्या मुमासलत है। आसिफ मुस्तफा साहब का जो वनडे डेब्यू हुआ वो 4 नवंबर को हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और इनकी सालगिरह भी जो है वो 4 नवंबर को होती है। और जब आसिफ भाई नहीं थे, हमने इनकी सालगिरह को विश भी किया था अपने शो में। लेकिन साथ साथ साइम अय्यूब का भी जो वनडे डेब्यू है वो भी 4 नवंबर को हुआ है। तो ये मुमासलत है आप दोनों के दरमियान, और आप दोनों ही कराची से खेले, आप दोनों ही बाएं हाथ के प्लेयर हैं और आप दोनों ही बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। नहीं, अच्छा, मुझे जान के खुशी हुई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। खैर, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, ये तो हम कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि हम यही चीज़, जिस तरह मैंने साइम के हवाले से आपसे बात की, अब्दुल्ला शफीक ने बड़े तमतराक के साथ कैरियर का आगाज़ किया, लोगों ने उनको राहुल द्रविड़ से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वर्स्ट रिकॉर्ड बनाया कि एक साल में वो 7 मरतबा वनडे में 0 पर आउट हुए। इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि उन्होंने इमरान नज़ीर के 6 और मोहम्मद हफीज़ के 6 मरतबा 0 के आउट होने के रिकॉर्ड को मजीद जो है वो उन्होंने ख़राब किया, और वो ख़राब रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने कर लिया। अब्दुल्ला शफीक को सबने कहा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में आपके लिए कहा जाता था कि आप एक दीवार की मानंद खड़े हो जाते हैं कि अपनी आसानी से विकेट नहीं देते। क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है अब्दुल्ला शफीक के साथ आपको? देखिए, उसने हमेशा तो परफॉर्म करता है। उसके साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक बैड पैच, बहुत ही बुरा, मतलब कह सकते हैं बैड पैच तो मतलब है ज्यादा, मतलब एक एक्सटेंसिवली जो है ना उसके साथ चल रहा है। लेकिन उसमें चाहिए कि अगर इतनी परफॉर्मेंस खराब थी तो उसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट देते, उसको वापस एक स्ट्रॉन्ग करके वापस लेके आते ताकि वो परफॉर्म करता। अब क्या है कि वो इतने सारे बैड परफॉर्मेंस के बाद जो है उसका अभी जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो सकता है। लेकिन यही टाइम फिर अगेन मेंटरशिप पे आती है कि वनडे गुजर गया है, अब आ रहे हैं टेस्ट मैचेस या आगे और क्रिकेट आनी, तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, समटाइम ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें ये होता है कि एक प्लेयर को फुल चांस देने की कोशिश करते हैं। समटाइम वो अच्छा था, समटाइम बहुत फुल चांस देने का मकसद ये था कि उसकी अगर कॉन्फिडेंस लो है तो अगर किसी वजह से उसका दोबारा जैसे भी हुआ उसके साथ के लास्ट मैच में भी 0 पे आउट हुआ तो और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को लिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता खुद प्लेयर के लिए, चाहे आप जितनी मर्जी मेंटरशिप लिया करें, लेकिन उसको प्लेयर को अपने परफॉर्मेंस से अपनी दिमागी हालत से वापस आना बहुत टाइम लगता है उसको। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक टेक्निकली तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन मुझे आई विश बेस्ट फॉर हिम के वो जब मैचेस आगे खेले तो परफॉर्मेंस करे। तो इसकी मुझे नहीं समझता कि उसको दोबारा फौरन जल्दी कोई ऐसी उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ उसको ड्रॉप कर दिया है। जब आपने इतने उसको इतना चांस दिया, इतने इन्वेस्ट किए, तो उसको एक और तरीके से, भरपूर तरीके से वापस मेंटल स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसको दोबारा चांस देना चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई आपको क्या रीजन समझ में आता है कि एक सामने वाला बैट्समैन साइम अय्यूब मुसलसल रन स्कोर करता हुआ आ रहा है, और दूसरे अब्दुल्ला शफीक जो है जिस तरह मैंने पहले कहा 7 मरतबा वो इस साल आउट हुए और मुसलसल 3 मरतबा इस सीरीज में आउट हुए, तो इस वक्त मेंटल इस वक्त उनका चल क्या रहा होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि नौजवान जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो इससे कुछ सबक हासिल कर सकें। देखें, जो उसके दिमाग, जब एक परफॉर्मेंस खराब होती है दूसरी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो समटाइम ऐसा भी होता है कि जो सीधी बॉल है, जो आउट होने वाली बॉल भी नहीं तो उसे बैट्समैन आउट हो जाता है। तो उसने जो भी कोशिश की अपने तरीके से, कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे वो आउट हो, लेकिन उसकी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती रही है इस सीरीज में कि वो ऐसी बॉलों पे वो आउट हो गया कि जो कि वो ऐसी बॉलिंग में आराम से खेलता रहा है। दूसरी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट से वो डेफिनेटली जो कोचेस हैं वहां पे वो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो जिसमें उसका ये कि
जो फ्रंट फुट है या बैट की पोजीशन है उस पर वो काम करें तो उसको हो सकता है वो इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में, या अगर वो आएगी कि मसला ये नहीं होता कि ड्रॉप करने का मसला ये नहीं कि उनको ड्रॉप कर दिया है, मसला ये है कि ड्रॉप करके वापस बाहर कर देंगे तो जो गलती जो उसकी हो रही है वो उसको रेक्टिफाई किया जा सके, ताकि वो अगर ड्रॉप होकर डोमेस्टिक खेले फिर वापस आए तो गलती तो वहीं की वहीं रहेगी। मेन चीज़ है जो कोचेस वहाँ पे उसकी जो गलती है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया और कर लिया उन्होंने आइडेंटिफाई, मेरा ख्याल है वो इतने हैं क्वालिफाइड कोचेस तो जरूर कर लिया होगा और उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये एक चीज है उसके साथ ये हुआ है। और आप कह रहे हैं कि सामने बैट्समैन बॉल रन बना रहा है वो आउट हो रहा है, तो सामने वाला बैट्समैन तो क्योंकि वो ये जरूरी होता है कि अगर वो सामने वाला बैट्समैन ऑलरेडी उसके रन बन रहे होते और वो अभी अपने जो अकाउंट उसने ना खोला होता तो फिर वो आउट होता, क्योंकि वो शुरू में आउट हो गया तो वो इसलिए वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स 2 मैच के बाद तो आती है कि सामने वाला बैट्समैन बना रहा है मैं नहीं बना रहा, तो वो और एक प्रेशर बिल्ड होता है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि उस प्रेशर से जल्द से बाहर आएगा। इज अ गुड प्लेयर। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, अब क्या लगता है आपको कि जो वनडे का फॉर्मेट है उसमें वो कंप्लीटली फेलियर हमने देखा इस पूरी वनडे सीरीज में, जहां पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया। पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया। अब क्या वनडे सीरीज की नाकामी का जो नज़ला है, जो खमियाजा है, क्या टेस्ट सीरीज में होगा? और अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या ड्रॉप करना चाहिए, और अगर नहीं ड्रॉप करते तो क्या ड्रॉप नहीं करना चाहिए? अगर आप कोच होते तो आप क्या करते? नहीं देखें, आप उसको वनडे की बेसिस पे टेस्ट मैच से ड्रॉप नहीं कर सकते, ये तो फॉर श्योर शॉट है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि वनडे में नहीं किया तो टेस्ट में उसको ड्रॉप कर दिया जाए। वो टेस्ट मैच खेलता आ रहा, मेन चीज पहले वो टेस्ट मैच का बैट्समैन रहा था, तो आपने उसको वनडे के मैचेस ज्यादा खिलाए हैं कि इसमें कि वो टेस्ट मैचेस में अच्छा खेलता रहा है तो 50 ओवर्स के मैचेस होते हैं तो टीम को लेके एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकता है एज ए ओपनिंग स्टैंड में। तो इसलिए उसको सोचते हुए उन्होंने इसको चांस दिया है। लेकिन इसमें कोई भी चीज नहीं कि आप इसको इस बेसिस पे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दे। इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई एक अच्छा फैसला होगा अगर उसको वनडे के बाद टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ वनडे परफॉर्मेंसेस। लेकिन सर फिर वही बात नहीं होती कि आप एक ऐसा प्लेयर जो रन नहीं कर रहा उसको थोड़ा ब्रेक दे दें ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ जाए? वो ब्रेक उसको वनडे पे दे देना चाहिए था ना। ये मैंने पहले कहा कि उसको पहले ही वनडे पे देना है। उसको पूरे अगर नहीं खेल रहा था या पीछे से खेलता रहा था तो अब उसको थोड़ा सा उससे उस चीज से बाहर निकाल के उसको मेंटली फिट करते और उसको स्ट्रॉन्ग करते, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। अब वो डेफिनेटली इसमें तो ये जो है इस मैचेस के बाद वो कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन अब इसके ऊपर है अपने प्लेयर के ऊपर किस तरह इस जो दिमागी हालात नहीं कहूँगा कि एक मेंटल एक फ्रस्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से कि उसने परफॉर्मेंस नहीं तो वो उसको कैरी ऑन ना करे। जो परफॉर्मेंस वनडे में की वो किसी तरह भी कैरी ऑन ना करे टेस्ट मैचेस के लिए। ठीक है, जो हो चुका हो गया, नेक्स्ट टेस्ट मैचेस पे ध्यान रखे, लेकिन ड्रॉप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर मैं इस तमाम तर गुफ्तगू से एसेंस क्या लूं कि सो डू यू थिंक दैट वनडे इज नॉट हिज कप ऑफ टी? नॉट रियली, वो हो गया है, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से फिलहाल उसको मेरा समझता हूँ कि वनडे से थोड़ा अगर उसको अब टेस्ट मैच के बाद दोबारा वनडे में लाएंगे तो वो परफॉर्मेंस अपने पीछे जो है वो उसको याद करेगा मेरे हिसाब से। तो उसको थोड़ी देर के लिए हो सकता है वनडे से थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, टेस्ट मैचेस खेलता रहे वो आराम से और वनडे से थोड़ा देखे ताकि आपको जो दूसरे ओपनर्स हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको चांस देना चाहिए। ऑफकोर्स आपको ताकि एक जो ऐसे ही होता है जो परफॉर्मेंस नहीं करता वो ड्रॉप होता है, फिर जो परफॉर्मेंस करता है अंदर आते हैं, तो वनडे में मेरे ख्याल में उसको ब्रेक दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे जहाँ एक तरफ साइम अय्यूब की बैटिंग का क्रेडिट बाकी लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर शाहिद असलम का क्या रोल देख रहे हैं? क्योंकि ये तो आपके ज़माने से आई थिंक सो के टीम के साथ हैं और मुख्तलिफ हैसियतों में जो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करते आ रहे हैं। नहीं, शाहिद जो है वो डेफिनेटली अपनी जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी उस पर वो काम कर रहा होगा और उसमें मेहनत करा रहा होगा। लेकिन जो आप जब बात करें साइम अय्यूब की जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं वो तो एक आपको पता है इस दुनिया में हर जगह होता है कि मैंने इसको कोच किया, मेरा प्लेयर था, मेरा वो था। हर एक आप चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते हैं। जब वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो किसी ने पूछा कि हमने इसको कोच किया है। बात वो नहीं है, इसको तो मैं बिल्कुल जो ये बातें करते हैं मैं तो उन बातों में ध्यान नहीं देता जो ये इस तरह के बयान देते हैं कि ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ये अननेसेसरी और ये सब चीजें वो होती हैं, ठीक है ना, इसमें तो उसमें कोई नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं कि जी साइम अय्यूब को हमने कोच किया, साइम अय्यूब को हमने कोच किया, लोग अपनी तस्वीर डाल रहे हैं। लेकिन हम तो इस तरह की जो जी स्पोर्ट्स है उसकी कोई इस तरह का कोई एजेंडा नहीं होता, कोई इस तरह की कोशिश नहीं होती। वरना हमने तो गुज़िश्ता ईद का शो ही साइम अय्यूब के साथ किया था और साइम अय्यूब के साथ उस वक्त भी हमने गुफ्तगू की थी उनके कैरियर के हवाले से, जब शायद साइम अय्यूब उस वक्त इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं थे, इतने बड़े स्टार भी नहीं बने थे। और उसके अलावा जल्दी सोशल मीडिया पर वो शो दोबारा जो है वो आपके लिए लेकर भी आएंगे जो हमने साइम अय्यूब के
साथ किया था। लेकिन जहाँ एक तरफ हम बात कर रहे हैं इनके अर्ली एज के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट का एंकर हूँ, डोमेस्टिक मैंने काफ़ी कवर की है कि एक टीम गई थी कस्टम की इंडिया, जहाँ पे ये जीत कर आए थे और उसमें ना सिर्फ साइम अयूब थे बल्कि उसमें साद बेग जैसे प्लेयर भी शामिल थे और उसके अंदर जो है वो जाफर कुरैशी जो कराची के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनके साहबजादे भी शामिल थे। तो ये बहुत सारे प्लेयर थे जिसमें से कई अच्छे प्लेयर सामने आए। तो ये पहले ही एक ऐसा टूर था जो कस्टम क्रिकेट अकेडमी ने किया था, जलालुद्दीन साहब वो टीम लेके गए थे और वहाँ से फिर साइम अयूब का नाम जो है वो सामने आया। फिर ये पाकिस्तान के लिए फिर अंडर 16 वगैरह और दर्जा बदर्जा क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और दीगर क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे किंग बाबर आजम के हवाले से कि जो परफॉर्मेंस उनकी जो सामने आई है, आसिम मुस्तफा साहब उस परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन है, उनके टैलेंट को देखते हुए, उनकी क्लास को देखते हुए कि क्या बाबर आजम वाकई फॉर्म में वापस आ चुके हैं। आसिम भाई, आपको क्या लगता है कि उनकी कुछ ग्लिम्सेस तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या बाबर आजम वाकई उस फॉर्म में नजर आए जिसके लिए वो बाबर आजम मशहूर हैं? हाँ नहीं, वो उसकी जैसे मतलब अभी तो उसने परफॉर्मेंस की से पहले भी अगर वो अंडर 30s में जो आउट हो रहा था, वो उसकी जो जितना भी खेल रहा था उसकी वो क्लास नजर आ रही थी उसकी ना, कि वही प्लेयर लग रहा था खेलते हुए जो मिडिल ऑफ द बैट खेल रहा था। हाँ, दो कि वो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस जैसे उससे एक्सपेक्ट किया थी वो नहीं कर सका, लेकिन उसने जो 3 मैचेस वनडे थे इसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो नजर आ रहा था कि ये रियल बाबर आजम है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि आपके जो स्टार बैट्समैन है वापस फॉर्म पे आया और उससे आप ये जो उसने पार्टनरशिप किए हैं बैट्समैन के साथ मिलकर, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज है कि एक आपका स्टार बैट्समैन ने रन बनाने शुरू किए और उससे अब टीम को बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली उसमें जो वापस जो एक बाबर आजम वाली झलक है वो पुरानी वो वापस नजर आई है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि 3 मैचेस खेले और 148 रन किए, 2 से 4 गेंदों का सामना किया। हमेशा से उन पे ये एक टैग है, एक स्टिग्मा है कि वो स्लो बैटिंग करते हैं। दूसरे वनडे में भी हमने देखा कि सलमान आगा ने आके और कामरान गुलाम ने आके एक्सेलरेट किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी उन्होंने स्लो बैटिंग की। आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो बैटिंग थी कि जहाँ पे उन्होंने जो 73 रन किए और थोड़ी गेंदें ज़्यादा खेली? देखिए, हर चीज का एक उसको हो सकता है उसको जो सिचुएशन होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस वक्त, कि आपका जो स्टार बैट्समैन है अगर वो किसी वजह से इवन स्लो खेलने पे भी अगर वो अपनी फॉर्म में वापस आता है, तो अगर किसी वजह से वो मैच आप हार गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो स्टार बैट्समैन है वापस फॉर्म में आ गया तो वो आपको कई मैचेस आके जिताएगा भी। ये एक बड़ी मेरी अपनी फिलॉसफी कि अगर आपका कोई स्टार बैट्समैन या अच्छा प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो उसको कहा जाए कि तो अपनी परफॉर्मेंस करो, कोई बात नहीं, अगर मैच हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उसकी फॉर्म पे आने के बाद ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके वो आगे मैच जिता सके। और दूसरी बात कि अगर वो स्लो भी खेलता है या अपनी परफॉर्मेंस भी करता है ताकि अपनी फॉर्म को वापस ला सके, तो ये जरूरी नहीं है कि मैच टीम हार जाए, जो कि ऐसा हुआ कि पाकिस्तान अगर वो आप कह रहे हैं, जब मैं समझता हूँ कैसी मुझे कोई इसमें कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है, जिस स्ट्राइक रेट से खेला वो एक वनडे के हिसाब से ठीक है, स्ट्राइक रेट में कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई खराब स्ट्राइक रेट भी नहीं है। वजह से ये हुआ कि उसकी टीम का एक आपने देखा कि हर मैच में बड़ा स्कोर पाकिस्तान टीम ने बनाया है, तो जो रोल्स उसको दिए होंगे मेरे ख्याल में ये वो रोल उसने प्ले किया है, और उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन अपने अपने रोल प्ले किया है, तो जिसकी वजह से एक चीज हर चीज कम टुगेदर हुई और पाकिस्तान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की बैटिंग। तो ये सब चीजें और हर चीज जो प्लान की गई है उस प्लान के हिसाब से पाकिस्तान ने वो एग्जीक्यूट किया और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी विन मिली है। ठीक है, अच्छा, अब आप जो खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं, क्या इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो महफूज हाथों में है, कामरान गुलाम की सूरत में, सलमान आगा की सूरत में? क्योंकि ये दोनों आके हम देखते हैं कि स्ट्रेंथन तो कर देते हैं टीम को, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमें उम्मीद तो किया थी इन दोनों से कि जो है ना ये पाकिस्तान के लिए एक मिडिल ऑर्डर में अच्छा एडिशन है, स्पेशली कामरान गुलाम, क्योंकि उसको काफी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद वो एक प्लेइंग 11 में उसको चांस है दो कि वो टीम के साथ ट्रेवल करता रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो परफॉर्मर है उनको आप चांसेस दे रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको इसी तरह जैसी वही बात है कि प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको इंटैक्ट कैसा रहा उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि वो आगे भी कर सके। और ये सारा डिपेंड करता है आपके कोचेस पे, आपकी मेंटरशिप के ऊपर जो भी आपने ना रखे हैं उनका। ये नहीं है कि अगर कोई किसी वजह से परफॉर्मेंस एक मैच में खराब हो गई तो उसको बिल्कुल ही, यानी कि होता समटाइम ऐसा था कि बहुत किसी की बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हुई, कुछ हुई, बॉलिंग परफॉर्मेंस खराब हुई, तो वो जाके उसको बिल्कुल ही
बिल्कुल डाउन द ग्राउंड उसको कर देते हैं कि भाई तुम इतना कर देते हैं कि जैसा समझते हैं कि उसको कुछ आता ही नहीं है प्लेयर को ना, उसको बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है। हो सकता है वो हैंडल भी कर रहे हैं, अंदर की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पिछले अपने इसमें देखा यही होता है कि प्लेयर ने थोड़ा सी परफॉर्मेंस खराब की, उसमें इतना प्रेशर डाल देते हैं उसकी ट्रेनिंग के ऊपर कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये नहीं सही कर रहे, तो समझते हैं शायद सारा कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें होती है कि कैसे हैंडल किया, हैंडल विद केयर है ये, जो प्लेयर्स होते हैं ना इनको हर चीज को जो परफॉर्मेंस को बड़े हैंडल विद केयर करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा आसिफ भाई 2-3 मिनट मेरे पास रह गए, मैं चाहूंगा 3-4 सवाल के बड़ा क्विकली जवाब देने। अभी आपको लगता है कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है हारिस सोहेल या सऊद शकील की सूरत में पाकिस्तान टीम को? हाँ, वनडे में मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे पास एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन मैं सोचता हूँ जैसे सऊद शकील है या हारिस सोहेल है, तो वो अगर कोई भी इसमें से एक बैट्समैन खेलता है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो सकती है इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे सैम अयूब ने किया परफॉर्मेंस तो बॉलर्स को थोड़ी मुश्किल हुई है उसको गेन करने के लिए, जब वो राइट हैंड पे उसके अगर बाबर दोनों तरफ से बाबर और सैम अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो है ना बॉलर्स के लिए। अच्छा आसिफ भाई रिजवान की कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में मिक्स बिट्स एंड पीसेस में कुछ मिक्स प्लेट्स की सूरत में नजर आती है? नहीं, अभी बहुत टू अर्ली है, बहुत सारे कह रहे हैं अच्छा कप्तान है, ऑफ कोर्स क्या हुआ एज अ कैप्टन उसने ये सीरीज जीती, अभी बहुत टाइम चाहिए, इट्स टू अर्ली टू से अबाउट हिज कैप्टनसी। अब बेहतरी की गुंजाइश है? ऑफ कोर्स बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है। दूसरी तरफ अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह अभी अब्दुल्ला शफीक की हमने बात की, साइम अयूब की बात की, आपको लगता है कि फ़खर ज़मान के आने की सूरत में अगर फ़खर ज़मान वापस आ जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान ही जो है फर्स्ट चॉइस होंगे और पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी फ़खर ज़मान के आने की सूरत में? फ़खर ज़मान का जो है ऑफ कोर्स उसको टीम में तो होना चाहिए था, ये तो बड़े ही जो भी अगर आप उसे एज ए परफॉर्मेंस बेस में बात कर रहे हैं तो बहुत गलत किया है जो भी उसको बाहर किया है, या वो कुछ वजह से सुनने मुझे आया कुछ फिटनेस का इशू वो एक डिफरेंट इशू है, फिटनेस इशू अगर है तो वो डिफरेंट इशू है, लेकिन एज ए परफॉर्मेंस बेस तो वो बाहर नहीं होता, ड्रॉप नहीं होता। तो पाकिस्तान अगर फ़खर ज़मान और सैम अयूब ओपन करते हैं तो एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट जो है इनिशियल ओवर्स में मिल सकता है। अगर दोनों एक ही अपने ही गेम के साथ खेले तो बड़ा ही जबरदस्त पावर प्ले में 10 ओवर्स में जो भी है पाकिस्तान को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल सकता है स्कोर का। सही है, ठीक है। अभी आपने कहा कि वो हैंडल किस तरह करते हैं और जो गलत किया कि चांस नहीं दिया, तो अभी ये साजिद खान को लेके नहीं गए जिसने 19 विकेटें हासिल किया अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान की प्राइड को बचाया, पाकिस्तान के लिए सीरीज को बचाया, और ये अज्यूम कर लिया गया कि वो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म नहीं करेगा। ये कौन सी रॉकेट साइड से, ये कौन सी गीदड़ सिंगी है? क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी भी वहाँ नहीं है, साजिद खान भी नहीं है, तो आपके दोनों शोबों में फ्रंट लाइन बॉलर तो है ही नहीं। मैं मतलब ये तो एक बड़ा ही बहुत बड़ी ज्यादती के एक प्लेयर की वजह से आप इंग्लैंड सीरीज जीते। चले मैं मानता हूं कि अगर आपके प्लान में वो प्लेइंग 11 में नहीं आता तो एज ए कर्टिसी यार किसी को आप कॉन्फिडेंस, ये बात है मैंने की ना कॉन्फिडेंस, अब आप जब मुझे जरूरत पड़ेगी उसको दोबारा बुला लेंगे तो कहाँ से लाएगा कॉन्फिडेंस, और क्या वो इस दिल से खेलेगा? बात सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो एज ए कर्टिसी से टीम में रख लेते यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स्ट्रा प्लेयर चला जाता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ना। ठीक है, अगर आपके पास 15 का 16 अपने उसके खर्चे में सारा कुछ कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? ऐसे तो ये बिलियन ऑफ रुपीज फजूल में उड़ाते हैं, उसका एक प्लेयर को ये सर्वा मतलब उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको एक कॉन्फिडेंस हो रहता है कि आगे मौका मिलेगा। ठीक है, आपके प्लान में नहीं, लेकिन उसको तो एक ना सिलेक्ट करना बहुत बड़ा ब्लंडर मेरे हिसाब से। And I'm not talking about in terms of playing. I'm talking about in terms of player confidence बात कर रहा हूँ मैं। जब आपको जरूरत पड़ी उसने किया तो ये उसकी एक रिवॉर्ड भी तौर पे उसको नहीं दिए। बिल्कुल सही, क्योंकि अब 17 साल से जीते नहीं है। 2007 में हम आखिरी मरतबा कोई मैच जीते, उसके बाद से हम कोई वहाँ पे कामयाबी हासिल कर नहीं सके। जी बिल्कुल भैया, क्यों आप ये नेवर नो कौन सी पिच किस वक्त कैसी बन जाए, ये नेवर नो, क्या एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना आपके पास, और जो कि मैच विनर ऑप्शन आपके पास। आखिरी मेरा सवाल है कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपके क्या थॉट्स हैं कि जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है और भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, इस स्टांस को आप किस तरह से देखते हैं? ये स्टांस बहुत अच्छा लिया पाकिस्तान ने, क्योंकि ये बहुत टाइम हो चुका था कि सारी टीमें आके पाकिस्तान खेल रही हो, इंडिया कह रही है कि हम नहीं खेल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये मोस्ट आप सबको पता है कि सब पॉलिटिकली मूव होते हैं ये सारे, उनका हक है जहाँ जाए खेलना चाहें, लेकिन हमें भी अपना हक है कि हम जहाँ चाहें उनके साथ खेलना चाहें। हम नहीं खेलना चाहते, इंडिया में अच्छा स्टांस लिया, और मैं समझता हूँ कि जो है ये बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है जबरदस्त है कि हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन आसिफ भाई, पाकिस्तान के स्टांस तो हम सब तारीफ कर रहे हैं, ये विराट कोहली के कोई स्टांस में मसला है कि बार बार विकेटों के पीछे आउट हो रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है, स्टांस का मसला नहीं है। वो मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना साइड आर्म से, तो जिस तरीके से वो बॉल आती, जो मैंने एनालिसिस किया है उसकी वजह से, या हमने जो कुछ प्लेयरों के साथ मैंने डिस्कस किया है, तो वो ये कि हो सकता है कि वो ऑफ द बाउंस वो पंच मारते हैं, तो उसमें कोई गेंद स्विंग होता है, तो इसके वजह से कॉर्ड बैन हो रहा है। लेकिन रन भी तो उसी बनाते हैं ना, देखें ना, अगर आप देखें आउट हो रहे हैं, लेकिन रन भी तो उसी शॉट्स पे बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब जिस पे रन बनते हैं वो शॉट छोड़े थोड़ी जाते हैं, खेले जाते हैं, उसमें आउट भी होते हैं, ऐसी कोई बात। लेकिन आसिफ भाई, अब थोड़ा सा मैं वापस माजी में आपके कैरियर पे जाता हूँ। जब आप डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहे थे, हम उसको क्रिकेट को हम सीखना शुरू हुए थे, हमें सुनने में आया कि जी आसिफ मुस्तफा कोई प्लेयर है। आसिफ मुस्तफा तो आपको खुद पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने कहा कि आसिफ मुस्तफा की फिटनेस ऐसी नहीं है तो मुझे प्लेयर लगता ही नहीं है, और वही आसिफ मुस्तफा डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर रन्स के अंबार लगा रहा है। ये जो पुराने प्लेयर है, सर सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने मुसलसल तनकीद की है कोहली पे, क्या ये इतनी असरअंदाज होती है कि जो है वो सर पे सवार कर ले प्लेयर और इस तरह एक ही सिमिलर फैशन में आउट होता रहे? आप देखें, उस वक्त तो इतना मीडिया था नहीं, तो कोई कह भी रहा था पता भी नहीं चलता था। अब तो सोशल मीडिया कोई बात करते हैं तो पूरी दुनिया पर चल जाता है। तो अब हो सकता है जो भी लोग बात कर रहे हैं उसका असर तो पड़ सकता है, लेकिन जब मैं खेला तो उस वक्त तो एक अखबार निकलता था, उसके बाद तो कोई चीज थी नहीं। अगर किसी में कोई बात आ गई तो बात सुनने में आती थी, ऐसे तो मतलब उसका उस वक्त जो मीडिया प्रेशर, जो लोग बात करता है आपको पता भी नहीं चलता था मोस्टली। अब तो आप सोशल मीडिया जिस तरह मीडिया है उसमें तो आप जो बात करते हैं वो ना भी की हो तो उसको किस तरीके से कट एंड पेस्ट करके अपने मतलब के बना के तो फिर कोहली क्या करे? मतलब कोहली अभी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो भी उनको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। कोहली क्या करे फिर? अपने कान बंद कर ले, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, बाकी चीजें वो यही कर सकता। बात नहीं, अगर उनको तो अगर विराट कोहली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो मीडिया दूसरे लोगों को एक मवाद मिल जाता है ना बात करने के लिए, ठीक है ना। तो उनको भी तो अपनी बिजनेस चलाने ना सर, तो हर चीज का अपना ये बिजनेस रिलेटेड आप बुरा करने में ज्यादा बिकता है सामान जी। ठीक है आसिफ, आखिरी मेरा सवाल मैं कर चुका था, लेकिन अब बता आपकी कोचिंग के हवाले से कुछ बताएं थोड़ा सा। अभी यूएसए में क्या मसरूफियात है, कोचिंग क्या किस नहज पर है? नहीं, मैं देखें अभी जब यूएसए का टीम गई थी वर्ल्ड कप में अंडर-19 की, तो मैं उस वक्त हेड कोच था। तभी मेरा यूएसए क्रिकेट से अभी कोई इतना लिंक नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चलता रहता है। नॉर्मली मैं प्राइवेट कोचिंग करता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है डैलस यूथ क्रिकेट लीग, उसका मैं हेड कोच हूँ, जो कि मैं ये उनका प्रोग्राम रन कर रहा हूँ सिंस 2011। तो ये मेरी मसरूफियात होती है। और मैं प्लेयर डेवलपमेंट में काम तो इंडिविजुअली जैसे होते हैं कि किसी को अपने डेवलपमेंट में काम करना तो उस पर वो मैं काम करता हूँ। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोचिंग कैरियर। थैंक यू सो मच। आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मसरूफियात में हमारे शो के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपकी ये मोहब्बत जो है वो जी स्पोर्ट्स के साथ और हमारे साथ इसी तरह से कायम और दायम रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और आसिफ मुस्तफा साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।